देखो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ाऊँगी। कार्बन के जो है ना बहुत सारी ब्रांचेज़ होती हैं, उसके अंदर एक मेन ब्रांच है जो हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है, देखो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसके अंदर हाइड्रोजन है एंड इसके अंदर कार्बन है। इसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन, कोई और दूसरी गैसेस जैसे हेलोजन गैसेस होती हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी नहीं है ना। इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है। ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन कार्बन जो होता है ना, उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कार्बन जो है ना, इसका नेचर हमने पढ़ा था कि इसकी कैटिनेशन की नेचर होती है। यानी कार्बन आपस में कार्बन से मिलता है और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है ना, यानी एक कार्बन जो है ना वो 200-300 कार्बन से और जुड़ सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह इसी वजह से इसके इतने 7 मिलियन 5 मिलियन तक आज तक हम लोगों ने इसके कंपाउंड जो है ना वो फाइंड किए हैं। तो देखो, कार्बन जो है ना वो दूसरे कार्बन से जब जॉइंट होता है ना, तो वो 3 टाइप से जॉइन होता है। ठीक है ना, सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको बताऊंगी, इसको हम कह सकते हैं वैरायटी ऑफ कार्बन चेन्स। कार्बन जो है ना वो दूसरे कार्बन से कैसे जुड़ता है। तो देखो, सबसे पहला जो इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन यानी कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से इस तरह से एक लॉन्ग चेन बनाता हुआ जुड़ता चला जाता है। अब इसके अंदर इधर भी कितने भी कार्बन लगा सकते हैं आप, इसके अंदर किधर भी कितने भी कार्बन लगा सकते हैं। तो ये एक कार्बन के अंदर क्या होता है, ये लॉन्ग चेन बनाता है इस तरीके से। ठीक है, और इसकी बाकी की जो वैलेंसी है ना, वो आप इसको खुद इस तरह से फिल कर सकते हैं, क्योंकि आप याद रखना कि कार्बन की 4 होती है, एक इधर जुड़ गई, एक इधर जुड़ गई। तो सबके पास पे बीच वाले जितने भी कार्बन हैं उनके पास इस तरह से सबकी 4 वैलेंसीज कंप्लीट हो गई। तो ये बनाता है स्ट्रेट चेन। दूसरा आता है इसके अंदर ब्रांच्ड चेन, यानी एक ब्रांच जो होती है ना, जैसे कि मान लो ये मैंने कार्बन का ये एक हमने चेन बनाया। ठीक है, अब इस कार्बन में ज़रूरी तो नहीं है ना कि कार्बन सीधे लंबाई में जुड़े। कार्बन इस तरह से भी जुड़ सकता है, कार्बन यहाँ पर भी जुड़ सकता है, यहाँ पर भी एक लंबी चेन बना सकता है, यहाँ पर भी ये लंबी चेन बना सकता है। तो इस तरीके से ये इसको स्ट्रक्चर को कहते हैं कार्बन का ब्रांच चेन। ये हमेशा याद रखना कि जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएं, कार्बन जो है ना वो कभी भी साइड में यहाँ पर नहीं जुड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि अगर मैंने कार्बन को जैसे मान लो मैंने ये कार्बन इस तरह से ये मैंने कार्बन की चेन बनाई, और अगर इसके अंदर मैं ब्रांच सोचूं कि मैं यहाँ पर बना दूँ ब्रांच, तो फिर ये ब्रांच नहीं है, ये तो इस चेन का ही हिस्सा हो गया। तो जब भी आप ब्रांच बनाएंगे, जब भी आप किसी की ब्रांच बनाते हैं, क्योंकि आगे नोमेनक्लेचर जो आता है जिसके अंदर हम इनका अलग अलग तरह से कार्बन को जोड़ते हैं और उनका नेमिंग करते हैं, तो उसमें हमेशा याद रखना कि जो सबसे लास्ट वाला कार्बन है और जो सबसे फर्स्ट वाला कार्बन है उसके ऊपर कभी भी कार्बन की चेन नहीं जुड़ती, क्योंकि वहाँ पर अगर कार्बन जोड़ दोगे तो वो उस चेन का ही पार्ट बन जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ये आ गया इसका ब्रांच्ड चेन का स्ट्रक्चर, ये इस तरह से। और एक आता है इसके अंदर क्लोज्ड चेन, या जिसे हम कहते हैं साइक्लोकार्बन। इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड चेन है, यानी इसके अंदर कार्बन जो है ना वो आपस में, अगर जैसे 3 कार्बन हैं तो ये इस तरह से भी जुड़ सकते हैं, एक ट्राइंगल का शेप ले सकते हैं। अब इसकी एक वैलेंसी और बाकी है, ये हाइड्रोजन से भी पूरी हो सकती है, ये ऑक्सीजन कोई और इनके अंदर ग्रुप भी आ सकते हैं इस तरह से। ये आ गया। अगर 4 कार्बन हैं तो ये इस तरह से 4 कार्बन जुड़ सकते हैं। आप पेंटागन की शेप बना सकते हैं, आप हेक्सागन की शेप बनाते हैं। जैसे मैं इसके अंदर ये हेक्सागन बना देती हूँ, देखिए। तो ये इस तरह से कार्बन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। इनकी वैलेंसीज को आप वापस से कंप्लीट कर दीजिए। तो ये इनका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हो गया, ये क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर है ये इनका।
तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना वो इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ चेन में जुड़ सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको लास्ट में ये भी बताया था कि जब कार्बन जो है ना आपस में जब चेन से जुड़ते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि हमने आपको पढ़ाया था कि डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसको आगे जानने से पहले देखो, एक कार्बन जो होगा ना उसको ध्यान रखने की बात है। मैं आपको एक लिस्ट बना रही हूँ यहाँ पर, जो है कि देखो सबसे पहले होता है मैथ, ये इनके प्रीफिक्स हैं, ठीक है। और इनके पीछे ए नहीं लगाना है, ई नहीं लगाना है, वाई नहीं लगाना है, वो ये है। देखो अगर एक कार्बन है, यहाँ पर कार्बन लिख दिया और ये मैं इनके आगे लिख देती हूँ, ये इनका प्रीफिक्स है, ठीक है। अगर एक कार्बन है तो मीथ, दो कार्बन है तो एथ, ठीक है। इसी तरह से प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैनो और डेका। ये अगर 3 कार्बन हो तो प्रॉप लगाएंगे, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 और ये 10। ये इतना आपको हमेशा याद रखना है, आप इसको लर्न कर लीजिए। मेरे साथ बोलिए, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैनो और डेक। अब अगर आप इसमें देखो, अगर हमारे पास कार्बन जो है ना उसके सारे बॉन्ड सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो हम इनके पीछे क्या लगाएंगे, ANE लगाएंगे, ठीक है। तो और अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है, किसी भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, ENE लगाएंगे। ये आप याद रखना। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसके आगे YNE लगाते हैं। आ गया समझ में? तो अब मैं अगर आपको यहाँ पर लिखाऊँ तो ये आ जाता है, अगर इसके अंदर एक कार्बन है तो ये मीथेन, ANE, मीथ लगा दिया। देखो यहाँ से मैंने लाया मीथ और पीछे से लगाया ANE, तो ये आ गया मीथेन। अगर ये डबल कार्बन, यहाँ पर देखो, अब इसमें याद रखना कि इसका फर्स्ट जो है ना, देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए ENE जो है ना वो मेथेन यानी मीथीन कभी भी नहीं होगा और मिथाइन भी कभी भी नहीं हो सकता, ये हमेशा याद रखना। यानी ये जो ग्रुप है, ANE वाला ग्रुप है ना, उसका फर्स्ट मेंबर कौन है, मीथेन है, लेकिन ENE वाला जो ग्रुप है उसका फर्स्ट मेंबर कौन होगा, इथीन होगा। और ऐसे ही YNE वाला जो है ना उसका भी फर्स्ट मेंबर जो होगा ना वो क्या होगा, इथाइन होगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए दूसरा कार्बन चाहिए, और जब दूसरा कार्बन आ जाएगा तो नाम हो जाएगा ईथ। तो ये हमेशा याद रखना है कि ANE वाला जो पूरी जो ग्रुप है, जिसे हम कह सकते हैं मीथेन है, इथीन हो गया, इथाइन, इसका फर्स्ट मेंबर मीथेन है, इसका फर्स्ट मेंबर इथीन, इसका इथाइन। अब इसी तरह से मीथेन है, अगर यहाँ पर 4 कार्बन हो तो 4 कार्बन हो तो मैं क्या लिखूँगी, इसको मैं लिखूँगी ब्यूटेन, ठीक है ना। 4 कार्बन हो तो मैं क्या लिखूँगी, ब्यूट, और फिर लगा दिया मैंने ANE। अगर इथीन है, यानी अगर 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड आ रहा है तो मैं क्या लिखूँगी, ब्यूटीन, ब्यूटीन। और अगर यहाँ पर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो मैं लिखूँगी ब्यूटाइन। ये हमेशा आपको इस तरह से लिखना है। तो आप इनके 10 के नाम जो है वो मुझे लिख के दिखाएंगे, यहाँ पर आप मुझे लिख के इनका दिखाएंगे। अब इनके अंदर देखो, कार्बन तो हो गया और हाइड्रोजन होती है, जैसे एक कार्बन है उसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो इसका फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। इसका होता है CH2 यानी C2H4।
तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताती हूँ कि मीथेन, इथीन और इथाइन के लिए एक जनरल फार्मूला यूज़ किया जाता है। देखो ENE जो है ना, उसके नीचे हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं CnH2n, ठीक है। यानी जितने कार्बन होंगे उससे डबल इसके अंदर हाइड्रोजन होंगे। ये है फॉर्मूला ईन का, ठीक है। यानी अगर मान लो n इक्वल्स टू 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा C2H2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो C2H4। आगे आपको समझ में? यानी अगर 2 कार्बन हैं तो 2 कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन होंगे। अगर C2H4 कहीं लिखा हुआ है तो आपको फर्स्ट आप आराम से आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये इथीन है, ठीक है। यानी अगर हाइड्रोजन और कार्बन जो हैं उनके अंदर 1:2 का रेशो है, यानी हाइड्रोजन कार्बन से डबल हैं, तो वो हमेशा ईन होगा। तो ये फॉर्मूला है CnH2n। अगर ये मैं n के लिए लाऊं, यही फॉर्मूला मैं अगर n के लिए लाऊं, तो मैं लिखूंगी CnH2n+2। आ गया समझ में? CnH2n+2। अगर यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा CH4, क्योंकि 2n+2 कैसे आ जाएगा? देखो कार्बन के आगे मैंने लगाया 1 और H के आगे 2n, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, 2 + 2 4, CH4। ये इसका फॉर्मूला हो गया CH4। तो इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। यहाँ पर हमने 2n के अंदर +2 करा। अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। आ गया आपको समझ में? अब अगर मैं यहाँ पर कार्बन की जगह पर अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अगर मैंने मान लो n का अगर मैंने लगा लिया 2, ठीक है ना, n इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 2, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी C2H 2n-2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2, तो ये आ गया C2H2, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको देखो, इसका फॉर्मूला आ गया C2H2, इसका फॉर्मूला आ गया C2H4 और इसका फॉर्मूला आ गया, अगर मैं इसके अंदर C2 वाला लगाऊं तो C2H6 फॉर्मूला आएगा इसका। तो इस तरह से आपको देखते ही याद आना चाहिए कि अगर कार्बन से हाइड्रोजन जस्ट डबल हैं तो वो ईन की है। अगर कार्बन से हाइड्रोजन के साथ में 2 और एक्स्ट्रा लगे हुए हैं हाइड्रोजन तो वो ANE है, और अगर उससे 2 कम है तो वो YNE है। तो ये आपको इस तरह से ANE, ENE और YNE की जो मैंने आपको जो ग्रुप है वो बता दिया। इसके बाद मैं आपको इसके अंदर और मैं इसके अंदर पढ़ा सकती हूँ कि जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ था, अभी चूँकि ये सब्जेक्ट में नहीं आ रहा है इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको कितना पढ़ाऊँ, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि देखो इसके अंदर इस तरह से फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ते हैं, ठीक है ना। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या है कि देखो एक हाइड्रोजन जो है ना, इसको जब क्लोरीन, ब्रोमीन या कोई भी हटा देता है तो उसकी जगह क्या आ जाता है? क्लोरीन आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं क्लोरोप्रोपेन। देखो PNE प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप, क्लोरीन लग गया तो क्लोरो, और चूँकि सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, ठीक है। तो ये हो गया हेलो एल्केन्स, इनको हम कहते हैं, ठीक है ना। अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा दें तो ये ब्रोमोप्रोपेन आ जाएगा। इसी तरह से अगर एक हाइड्रोजन को OH हटा देता है, फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर आ गया OH, तो ये होता है एल्कोहल। तो एल्कोहल के लिए पीछे सफिक्स क्या लगता है? OL। तो देखो 3 कार्बन है तो प्रोप, और चूँकि OL है, चूँकि एल्कोहल OH जुड़ा हुआ है तो हम उसकी जगह क्या लगाएंगे? OL। तो ये हो गया प्रोपेनॉल, ठीक है। इसके बाद आता है आपके एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर C डबल बॉन्ड OH, ये हाइड्रोजन को हटा करके ये एक पूरा ग्रुप इसके अंदर जुड़ गया है, ठीक है। तो ये हो गया एल्डिहाइड, इसके लिए ग्रुप लगता है AL। तो हम इसको जैसे 3 कार्बन है तो प्रोपेनल, प्रोपेनल, ठीक है ना। अब फिर इसके अंदर आता है कीटोन।
कीटोन के अंदर ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ। ये जो इसका बीच वाला जो ग्रुप है ना, वो देखो, ये वाला सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो ग्रुप है सिर्फ वही है इसके अंदर जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपेनॉन। आपकी बुक में ये पेज नंबर 68 पर दिया हुआ है, इसको आप एक बार ज़रूर से पढ़ना। ओइक एसिड देखो, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये ओइक एसिड है, इसके लिए ओ आई सी पीछे लगाया जाता है, प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे ही एल्कीन है, अगर डबल बॉन्ड होगा तो ई ए नहीं लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाई ए नहीं लगाएंगे, वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये इसके अंदर से इस तरह से ये 5-6 फंक्शनल ग्रुप हैं, वो हमें याद रख लेने हैं। एक बार आप इनको याद कर लीजिएगा। अब इनका नोमेनक्लेचर जो है ना, वो तो अभी आपके इसके अंदर बताया नहीं है, अगर आता है तो मैं फिर से उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, कंबस्शन और ये सब कुछ भी आपका डिलीट है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये एक बार आप जो ये वाली जो टेबल है उसको आप ज़रूर से देखना। और मैं आपको आपकी जो ग्रुप है उसके अंदर इनके थोड़े से एग्जाम्पल्स डालूंगी, ताकि आप उनके नाम लिख करके मुझे बता सको कि आपको ये समझ में आया है कि नहीं है। तो मैं जब भी दूंगी आप इसका होमवर्क मुझे करके वापस से ज़रूर सेंड करना, क्योंकि आप लोग कुछ भी नहीं करते हो, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हाइड्रोकार्बन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद हमारा सिर्फ एक चैप्टर और बचता है, वो है पीरियोडिक टेबल। ओके, थैंक यू।